राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 10 व 11 के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों के विषय में पढ़ा था। धारा 10 में रेस सब जुडिकेटा के बारे में तथा धारा 11 में प्राण न्याय या पूर्ण न्याय रेस जुडिकेटा के सिद्धांतों के बारे में पढ़ा था। दोनों ही धाराओं का उद्देश्य वाद बाहुल्यता को रोकना है। आज हम धारा 12 व धारा 11 के अंतर्गत प्राण न्याय के सिद्धांत को लागू होने के लिए एक अनिवार्य शर्त यह है कि पश्चातवर्ती एवं पूर्ववर्ती दोनों वादों में विवादक विषय मैटर इन इशू प्रत्यक्ष और सारथ वही होने चाहिए। वे वास्तविक रूप से या आणविक रूप से हो के विषय में पढ़ेंगे। पूर्ण न्याय या प्राण न्याय के रूप में प्रयुक्त हो, इसके लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि कोई भी निर्णय पूर्ण निर्णय या प्राण न्याय के रूप में प्रयुक्त हो। इसके लिए आवश्यक है कि पश्चातवर्ती वाद के विवाद विषय पूर्ववर्ती वाद में प्रत्यक्ष और सार्थ विवाद विषय के रूप में हो। अगर पश्चातवर्ती वाद के विवाद विषय पूर्ववर्ती वाद के विवाद विषय के रूप में नहीं थे तो प्राण न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होगा। विवाद विषय मैटर इन इशू को हम दो भागों में बांट सकते हैं। प्रथम प्रत्यक्ष और सारथ, दूसरा संपार्श्विक या आनुषंगिक। प्रत्यक्ष और सारथ को फिर हम दो भागों में बांट सकते हैं, वास्तविक रूप से विवादक और आणविक रूप से विवादक। प्रत्यक्ष और सारथ विवाद विवाद विषय या तो प्रत्यक्ष और सार्थ हो सकते हैं या वे संपार्श्विक या आनुषंगिक हो सकते हैं। धारा 11 के साथ जुड़े इस तृतीय स्पष्टीकरण के अनुसार किसी विषय के पूर्ववर्तीवाद में प्रत्यक्ष और सार्थ विवाद विषय होने के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे विषय का पूर्ववर्तीवाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकथन किया गया हो और दूसरे के द्वारा या तो अभिव्यक्त रूप से या विविक्त रूप से अस्वीकार किया गया हो। तो प्रत्यक्ष और सार्थ विवाद विषय उसको कहते हैं जिसमें पूर्ववर्तीवाद में एक पक्षकार द्वारा तो अभिकथन किया गया हो तथा दूसरे पक्षकार द्वारा अभियुक्त तथा विविक्त रूप से उसको अस्वीकार किया गया हो। इसे हम विवादक भी कहते हैं। मतलब एक पक्षकार ने अगर दावा किया है और दूसरा पक्षकार अगर उसको अस्वीकार करता है तो उसको ही प्रत्यक्ष और सार्थ विवादक कहते हैं। केवल इतना पर्याप्त नहीं कि किसी विषय द्वारा एक पक्षकार द्वारा अभिकथन किया गया हो। यदि ऐसे विषय का एक पक्षकार द्वारा अभिकथन और दूसरे पक्षकार द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया गया है तो वह वास्तविक रूप से विवादक होता है। कोई भी विषय किसी वाद में सार्थ विवाद है, ये इस बात से जाना जाएगा कि क्या ऐसे विषयवाद में विनिश्चय के लिए महत्वपूर्ण या मूल्यवान है। यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि प्राण न्याय के सिद्धांत के लागू होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दोनों वादों की विषय वस्तु में एक रूपता हो। तो प्राण न्याय के सिद्धांत को लागू होने के लिए आवश्यक नहीं है कि दोनों वादों की विषय वस्तु में एक रूपता हो, अपितु यह आवश्यक है कि दोनों वादों की विवाद विषयों में एक समानता हो। तो दोनों वादों में एक रूपता हो यह आवश्यक नहीं, दोनों वादों के विवाद विषयों में एक समता हो। अतः प्राण न्याय के लागू होने की परख विषय वस्तु की एक रूपता नहीं है अपितु विवाद विषय की एक रूपता है। इस प्रकार वाद की विषय वस्तु और वाद की विवाद विषय वस्तु भिन्न भिन्न है। तो वाद की विषय वस्तु और वाद के विवाद विषय भिन्न भिन्न है। यदि पूर्ववर्ती और पश्चातवर्ती दोनों वादों में वाद हेतु वही है तो
विधि के विवादक पर न्यायालय का विनिश्चय पक्षकारों के बीच प्राण न्याय के रूप में प्रयुक्त होगा, परंतु यदि दोनों वादों में वाद हेतुक नहीं है तो विधि के प्रश्न पर न्यायालय का निर्णय प्राण न्याय के रूप में प्रयुक्त नहीं होगा। यदि पूर्ववर्ती निर्णय के पश्चात विधि में सक्षम प्राधिकार द्वारा परिवर्तन कर दिया गया है तो विधि के ऐसे प्रश्न पर निर्णय प्राण न्याय के रूप में प्रयुक्त नहीं होगा। विवादक 3 प्रकार के होते हैं: तथ्य संबंधित विवादक, विधि संबंधित विवादक, तथ्य एवं विधि के मिश्रित विवादक। तथ्य संबंधित विवादक पर विनिश्चय कितना ही गलत क्यों न हो प्राण न्याय के रूप में लागू होता है। तथ्य एवं विधि के मिश्रित विवादक पर भी न्यायालय का विनिश्चय प्राण न्याय के रूप में लागू होता है। अब प्रश्न यह आता है कि क्या विधि के प्रश्न पर न्यायालय का निर्णय प्राण न्याय के रूप में लागू होगा या नहीं। इस प्रश्न पर मतभेद थे, परंतु अब उच्चतम न्यायालय ने मथुरा प्रसाद बनाम दोषी बाई AIR 1971 सुप्रीम कोर्ट के वाद में इस मतभेद को समाप्त कर दिया और न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि एक सक्षम न्यायालय का विधि के बिंदु पर निर्णय भी प्राण न्याय के रूप में लागू होगा, किंतु विधि के शुद्ध प्रश्न पर निर्णय जो तथ्य संबंधित नहीं है और जो अधिकार को जन्म देता है प्राण न्याय के रूप में लागू नहीं होगा। तो उच्चतम न्यायालय ने मथुरा प्रसाद बनाम दोषी बाई के वाद में यह अभिनिर्धारित किया कि एक सक्षम न्यायालय का विधि के बिंदु पर निर्णय भी प्राण न्याय के रूप में लागू होगा। संपार्श्विक या आनुषंगिक विवादक। प्रत्येक वाद में एक विषय प्रत्यक्ष और सार्थ विवादक होता है। उसमें कुछ विषय संपार्श्विक या आनुषंगिक विवादक भी हो सकते हैं। तो प्राण न्याय के सिद्धांत को लागू होने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों वादों के विवाद विषय प्रत्यक्ष और सार्थ विवाद होने चाहिए। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि पश्चातवर्ती वाद में जो विवाद विषय प्रत्यक्ष और सार्थ है वही पूर्ववर्ती वाद में प्रत्यक्ष और सार्थ होने चाहिए। अगर पश्चातवर्ती वाद में प्रत्यक्ष और सार्थ विवाद विषय पूर्ववर्ती वाद में संपार्श्विक या आनुषंगिक रूप से विवाद विषय हैं तो प्राण न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होगा। अतः संपार्श्विक या आनुषंगिक विवादक पर प्राण न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता। विवाद विषय के प्रत्यक्ष और सार्थ होने चाहिए, उसी पर प्राण न्याय का सिद्धांत लागू होता है। या विवाद विषय या तो वास्तविक रूप से या आणविक रूप से भी अगर वह विवादक है तो प्राण न्याय का सिद्धांत उस पर लागू होता है। दूसरा जो वास्तविक विवाद विषय का ही एक रूप है वह है आणविक रूप से विवाद विषय या परिलक्षित प्राण न्याय। जैसा कि पूर्व में हमने यह अवलोकन किया था कि किसी वाद में या वास्तविक रूप से विवाद विषय या आणविक रूप से विवाद विषय हो सकता है। एक विषय वास्तविक रूप से विवाद विषय तब होता है जब वाद के एक पक्षकार ने उससे अभिगत किया हो और दूसरे पक्षकार ने या तो उसे अभिगत रूप से या विविक्त रूप से स्वीकार या अस्वीकार किया हो। तो वास्तविक विवाद विषय तब होता है जब वाद के एक पक्षकार ने उसे अभिकथित किया हो और दूसरे पक्षकार ने उसको स्वीकार या अस्वीकार किया हो। इसी बात की पुष्टि धारा 11 के तृतीय स्पष्टीकरण के माध्यम से की गई है। परंतु ऐसा विषय जो पूर्ववाद में प्रतिरक्षा या आक्रमण का आधार बनाया जा सकता था और बनाया जाना चाहिए था, किंतु प्रतिरक्षा या आक्रमण का आधार नहीं बनाया गया, यह समझा जाएगा कि वह ऐसे वाद में प्रत्यक्ष और सार्थ विवाद रहा है। इस अवधारणा की पुष्टि धारा 11 के चौथे स्पष्टीकरण से होती है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ऐसा विषय जो पूर्ववाद में प्रतीक्षा या आक्रमण का आधार बनाया जा सकता था किंतु प्रतिरक्षा या आक्रमण के रूप में नहीं अभिगत किया गया, ऐसे विषय के बारे में ये माना जाएगा कि वह वाद में आणविक रूप से प्रत्यक्ष और सार्थ विवाद रहा है।
भले ही वह वास्तविक रूप से प्रत्यक्ष और सार्थ विवादक न हो। परिलिखित प्राण न्याय के बारे में अपना विचार व्यक्त करते हुए देवीलाल बनाम सेल टैक्स ऑफिसर AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि किसी पक्षकार और उसके विरोधी के बीच किसी कार्रवाई में अगर एक पक्षकार द्वारा एक तर्क उठाया जा सकता था तो उस पक्षकार को उसी पक्षकार के विरुद्ध उसी विषय को लेकर एक पश्चातवर्ती कार्रवाई में उसी तर्क को उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अतः आणविक रूप से विवाद विषय पर भी प्राण न्याय का सिद्धांत लागू होता है, परंतु संपार्श्विक या आनुषंगिक विवाद विषय पर प्राण न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता है। तो प्राण न्याय परिलिखित प्राण न्याय का सिद्धांत धारा 11 के साथ जुड़े स्पष्टीकरण 4 और 6 के नाते लोकहित वादों पर भी लागू होता है और ये निष्पादन कार्यों पर भी लागू होता है। धारा 12 अतिरिक्तवाद का वर्जन। तो धारा 10 और धारा 11 का उद्देश्य वाद बाहुल्यता को रोकना है, वहीं धारा 12 का उद्देश्य भी वाद बाहुल्यता को रोकना है। तो धारा 12 के अनुसार जहां वादी किसी विशिष्ट वाद हेतु के संबंध में अतिरिक्त वाद संचित करने से रोक दिया गया है, वहां वह किसी ऐसे न्यायालय में जिस पर यह संहिता लागू है ऐसे वाद हेतु के संबंध में कोई वाद संचित नहीं कर सकता। तो धारा 12 के अनुसार जहां वादी किसी विशिष्ट वाद हेतु के संबंध में अतिरिक्त वाद संचित करने से रोक दिया गया है, वहां वह किसी ऐसे न्यायालय में जिस पर यह संहिता लागू है ऐसे वाद हेतु के संबंध में कोई वाद संचित नहीं कर सकता। तो धारा 12 एक ही वाद हेतु पर दूसरा वाद नहीं लाया जा सकता के संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है कि एक ही वाद हेतु पर दूसरा वाद संचित नहीं किया जा सकता है। वे नियम जो एक ही वाद कारण के संबंध में अतिरिक्त वाद का वर्जन करती हैं उसका उल्लेख आदेश 2 नियम 2 में तथा आदेश 9 नियम 9 तथा आदेश 22 नियम 9 तथा आदेश 23 और नियम 1 में प्रावधान किए गए हैं। आदेश 2 नियम 2 के उपनियम 1 के अनुसार वादी को अपने वाद में संपूर्ण दावे को एक साथ सम्मिलित करना चाहिए। तो आदेश 2 नियम 2 के उपनियम 1 में ये प्रावधान किया गया है कि वादी को अपने वाद में संपूर्ण दावों को एक साथ सम्मिलित करना चाहिए, परंतु वादी को यह अधिकार है कि वह चाहे तो अपने वाद को किसी न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत लाने के लिए अपने दावे के भाग का त्याग कर सकेगा। आदेश 2 नियम 2 के उपनियम 2 के अनुसार जहां वादी अपने दावे के किसी भाग के बारे में वाद लाने का लोप करता है, ओमिट करता है या उसे जानबूझकर त्याग देता है, वहां वह इस प्रकार लोप किए गए या त्यागे गए भाग के बारे में तत्पश्चात वाद संचित नहीं कर सकता। तो आदेश 2 नियम 2 के उपनियम 2 के अनुसार यदि वादी अपने दावे के किसी भाग के बारे में वाद लाने का लोप करता है या उसे जानबूझकर त्यागता है, वहां वह इस प्रकार लोप किए गए या त्यागे गए भाग के बारे में तत्पश्चात वाद संचित नहीं कर सकता। आदेश 9 नियम 9 के अनुसार जहां कोई वादी के वाद की सुनवाई की नियत तिथि पर अनुपस्थित होने के कारण खारिज कर दिया जाता है, वह वादी उसी वाद हेतु के लिए नया वाद नहीं ला सकता। दूसरे शब्दों में जहां वादी की अनुपस्थिति कारण खारिज हो जाता है, वह वादी उसी वाद हेतु के लिए नया वाद नहीं ला सकता। आदेश 22 नियम 9 के अनुसार जहां वाद का उपशमन हो जाता है या खारिज कर दिया जाता है, वहां कोई भी नया वाद उसी वाद हेतु पर नहीं लाया जा सकता है। इसी प्रकार आदेश 23 नियम 1 के प्रावधान के अनुसार यदि वादी अपने वाद को विड्रॉ कर लेता है, वापस ले लेता है या उठा लेता है और उसे नया वाद संचित करने की अनुमति न्यायालय के द्वारा नहीं दी गई है, तो वह उसी वाद हेतु को लेकर दूसरा वाद संचित नहीं कर सकता। अतः धारा 12 के प्रावधान के अनुसार एक ही वाद हेतु पर दूसरा वाद नहीं ला जा सकता और
एक ही वाद हेतु के संबंध में जो सिविल प्रक्रिया संहिता में जो नियम दिए गए हैं वह आदेश 2 नियम 2 के उपनियम 2 में दिया गया है, आदेश 9 नियम 9 में दिया गया है, आदेश 22 के नियम 9 में प्रावधान किया गया है तथा आदेश 23 के नियम 1 में प्रावधान किया गया है। अतः सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 10 व धारा 11 व धारा 12 में महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में प्रावधान किया गया है और इन तीनों धाराओं को ही एक साथ पढ़ा जाना चाहिए और तीनों धाराओं का ही उद्देश्य वाद बहुलता को रोकना है। थैंक यू।